ओके, सो हेलो एवरीवन, जावा प्रोग्रामिंग के नए लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। पिछले में हमने कर लिए थे अपने कंडीशनल्स पूरे और हमने स्विच केस भी कर लिया था। तो आज हम शुरू करेंगे लूप्स, और लूप्स जैसे ही आपके कंप्लीट हो जाते हैं तो आपका कंट्रोल फ्लो पूरा हो जाएगा। और आज का जो लेक्चर है इसमें हम प्रीवियस के जितने भी लेक्चर्स हैं उनका भी बहुत यूज करेंगे, क्योंकि लूप्स पे ही आपका जो भी कंसेप्ट होता है वो बनना शुरू हो जाता है। अभी ये वीडियो है लूप्स पे, इसमें हम लूप्स कितने तरीके के लूप्स होते हैं, उनकी वर्किंग क्या होती है, छोटे मोटे क्वेश्चंस वो करेंगे। उसके बाद जो अगला लेक्चर होगा वो हम करेंगे पैटर्न प्रिंटिंग का, यानी कि स्टार से पैटर्न्स को प्रिंट करना। अगर आप चाहो तो गूगल सर्च करके देख सकते हो पैटर्न प्रिंटिंग यूजिंग जावा, या किसी भी कोई भी लैंग्वेज डाल देना, वो आपको पैटर्न प्रिंटिंग दिखा देगा क्या होता है। तो नेक्स्ट वीडियो से हम पैटर्न प्रिंटिंग शुरू कर देंगे, और बेसिकली यही वो जगह है लूप्स जहां पे आके आप अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड करना शुरू कर देते हो, अपनी लॉजिक की स्किल्स को डेवलप करना शुरू कर देते हो। तो मैं यहाँ पे एक नई जावा क्लास बना लूंगा, ये पुरानी वाली को मैं कर देता हूँ क्लोज, और यहाँ पे एक नई जावा क्लास बना लेते हैं, जावा क्लास। इसका मैं नाम रखता हूँ लूप्स। तो यहाँ पे मेरे पास लूप्स एक क्लास बन चुकी है, इसको मैं क्लोज कर दूंगा। अपनी मेन क्लास के अंदर आऊंगा, PSVM लिखूंगा। इसने मुझे सजेशन दे दिया मेन मेथड का, मेन मेथड पे एंटर मारूंगा, मेन मेथड लिख लूंगा। इसके अलावा मैं यहाँ स्कैनर पहले से इंपोर्ट कर लूंगा, क्योंकि अगर किसी क्वेश्चन में हमें स्कैनर यूज करना हुआ तो वो भी हम यूज कर लेंगे यहीं से। तो जावा util डॉट स्कैनर, और सबसे पहले मैं यहाँ पे एक स्कैनर ही बना लूंगा, स्कैनर इन इक्वल्स न्यू स्कैनर, और इसमें हम डाल देंगे सिस्टम डॉट इन। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे लूप्स क्या होते हैं। अगर मैंने आपको एक काम दिया कि मुझे हेलो वर्ल्ड लिख के दिखाओ, तो आप लिखोगे साउट हेलो वर्ल्ड। ठीक है, आप इस तरीके से लिखोगे, अपना कोड रन करोगे, और हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम हम सबके लिए प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट होके आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं कहता हूँ 5 बार करो हेलो वर्ल्ड प्रिंट, तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप Ctrl+D दबाओगे, 5 बार कॉपी कर लोगे, हेलो वर्ल्ड 5 बार लिखा आ गया, कोई दिक्कत नहीं है यार। लेकिन जैसे ही मैं आपको कहूँ, अगर मैं कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड बात कर दूँ, मुझे 1 लाख बार हेलो वर्ल्ड लिख के दिखाओ, अब 1 लाख बार आप हेलो वर्ल्ड कैसे लिखोगे? Ctrl+D दबा के रखोगे जब तक मेमोरी ना बढ़ जाए? क्या करोगे? तो यहाँ पे पिक्चर में आते हैं हमारे लूप्स। अगर कोई ऐसा काम है जो मैं जानता हूं कि वो रिपीट पे होने वाला है बार बार, जैसे मैंने आपको कहा 10 बार हेलो वर्ल्ड लिख के दिखाओ, तो आप क्या कर सकते हो, एक लूप चला सकते हो जो 10 बार चले, क्योंकि लूप का मतलब क्या होता है, फिर से रिपीट होना। जैसे अगर आप कोई गाना लूप पे लगा के सुनते हो, तो जैसे ही वो गाना खत्म होता है, वो वापस से जहां से वो शुरू हुआ था बिल्कुल वहीं से दोबारा शुरू हो जाता है, 0 से प्ले होना शुरू हो जाता है। तो अगर मुझे 10 बार हेलो वर्ल्ड लिखना है, तो यहाँ पे मैं इस्तेमाल करूंगा लूप का। और हमारे पास 3 तरीके के लूप होते हैं, वैसे तो 4 तरीके के लूप होते हैं। जो चौथा लूप होता है वो मैं आपको तब बताऊंगा जब मैं एरेस पढ़ा दूंगा। फिलहाल अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे पास 3 बेसिक लूप्स होते हैं, 3 लूप्स, जो होते हैं हमारा फॉर लूप, एक होता है वाइल लूप, एक होता है डू वाइल लूप। ठीक है, तो ये 3 तरीके के आपके पास लूप्स होते हैं जिसमें आप अपने काम को रिपीट पे करवा सकते हो। तो हम यहाँ पे पहले एक बार फॉर लूप लिख के देखते हैं, जो क्या करेगा, मेरे लिए 10 बार हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कर देगा। तो 1 मिनट के लिए सिंटैक्स फॉलो करते चलो, फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या हो रहा है। या इसको ना मैं ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप ये प्रोग्राम एक बार लिख के से रन करो, और आप क्या पाओगे कि हेलो वर्ल्ड जो है वो 10 बार प्रिंट हो चुका है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो हमने 10 बार हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कर लिया। अब अगर मैं Ctrl+D करता तो यहाँ पे 10 लाइन्स जाती, सही बात है ना, लेकिन यही काम हमने कर लिया 3 लाइन में। उसी तरीके से अगर मैं लेस देन 100 कर दूंगा तो ये 100 बार हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कर देगा, और मेरी 100 लाइन्स बच जाएगी सिर्फ एक 3 लाइन की स्टेटमेंट से। तो अब हम जरा इस लाइन को एक बार Ctrl+C करते हैं और व्हाइट बोर्ड में आके इसको समझते हैं कि ये जो हमने प्रोग्राम लिखा है ये काम कैसे कर रहा है। तो मैं माइक्रोसॉफ्ट व्हाइट बोर्ड खोल लूंगा, यहाँ पे इस वाले बोर्ड को हटा देंगे। तो ये रहा हमारा फॉर लूप का स्टेटमेंट जो हमने लिखा हुआ है। अब इसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखता हूँ फॉर। तो ये जो फॉर है ये मेरा कीवर्ड है जो डिफाइन करता है कि मैं एक फॉर लूप लिखने वाला हूँ। तो जैसे ही मैं लिखता हूँ फॉर,
तो मेरे प्रोग्राम को पता चल जाता है कि यहाँ पे एक फॉर लूप आने वाला है। ठीक है, तो ये तो हो गया मेरा फॉर लूप। इसके बाद मैं लगाता हूँ अपने कर्ली ब्रेसेस कह रहा हूँ, सॉरी, पैरेंथेसिस। तो फॉर लूप के बाद मैं पैरेंथेसिस लगाता हूँ। इस पैरेंथेसिस के अंदर मैं सबसे पहले लिखता हूँ अपनी इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट, तो इसे हम बोलते हैं इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट या इनिशियलाइजर। ठीक है, फिर मैं सेमीकोलन लगाता हूँ। सेमीकोलन के बाद ये जो दूसरी चीज मैं लिखता हूँ इसे मैं कहता हूँ कंडीशन। ठीक है, और कंडीशन भी क्या, आप इसको एंड कंडीशन लिख सकते हो। ठीक है, एंड कंडीशन या फिर टर्मिनेशन कंडीशन। और यहाँ पे ये जो मैं लिखता हूँ ये होता है मेरा इंक्रीमेंटर या डिक्रीमेंटर, तो इंक्रीमेंटर स्लैश डिक्रीमेंटर। ठीक है, अब इन तीनों चीजों को एक एक करके हम समझते हैं कि ये क्या है। तो ये होती है मेरी इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट। इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट का मतलब ये है, ये स्टेटमेंट मेरे लूप को इनिशियलाइज करती है, यहां से मेरा लूप इनिशियलाइज होना शुरू होता है। और ये जो हम स्पेसिफिक चीज लिखते हैं इंट काउंट, तो ये मैंने काउंट वेरिएबल का नाम इसलिए डाल दिया है क्योंकि इससे मैं अपनी काउंटिंग को ट्रैक करूंगा। तो मैंने इजी बनाने के लिए कि आप लोगों को समझ आए तो मैंने वेरिएबल का नाम काउंट रख लिया है, वरना हम जनरली इसको या तो आई लिखते हैं या हम इसको जे लिखते हैं या हम इसको के लिखते हैं। तो इस तरीके से हम अपने लूप को आइटरेट करते हैं। तो यहाँ पे ये जो मैंने वेरिएबल का अपने नाम लिखा हुआ है ये तो इसका डेटा टाइप है, क्योंकि मैं इसको यहाँ पे डिक्लेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो डिक्लेयर करते टाइम डेटा टाइप हमें लगाना ही होता है। और ये जो मेरा वेरिएबल है स्पेसिफिकली, इस वेरिएबल का जो नाम होता है इसे हम कहते हैं आइटरेटर। आइटरेटर, अब आइटरेटर का मतलब क्या होता है, तो मेरी काउंटिंग को शो करेगा, ये मेरी काउंटिंग का ट्रैक रखेगा, ये मेरे लूप को आइटरेट करेगा कि मेरा जो कोड है वो कितनी बार चलना चाहिए। ठीक है, तो ये एक चीज हो गई। इसके बाद ये जो सेकंड चीज है ये है मेरी टर्मिनेशन स्टेटमेंट या फिर एंडिंग स्टेटमेंट या फिर मेरी कंडीशन। ठीक है, तो ये क्या डिफाइन करती है कि मेरा लूप कब खत्म होना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है काउंट लेस देन 100, तो ये स्टेटमेंट क्या करती है, मैं यहाँ पे काउंट की वैल्यू को बढ़ाता जाऊंगा। ठीक है, बार बार मैं बढ़ाता जाऊंगा 1 2 3 4 5 6 7। फिर जैसे ही मेरा जो लूप रन हो जाएगा 100 टाइम, उस टाइम पे मेरे काउंट की वैल्यू होगी 100। ठीक है, और फिर ये मेरा लूप रन कर जाएगा। फिर जब मैं दोबारा से वापस आऊंगा तो मेरे जो काउंट की वैल्यू होगी वो हो जाएगी 101। अब मेरी 101 जो है वो इस स्टेटमेंट को फॉल्स कर देती है, क्योंकि मैं ये कह रहा हूं कि लूप तभी तक चलाओ जब तक जो मेरा काउंट है वो 100 से छोटा है, लेकिन मेरा लूप रुक जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई हमारी एंडिंग स्टेटमेंट। इसके बाद बात करते हैं हमारे इंक्रीमेंटर या फिर डिक्रीमेंटर की। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है काउंट प्लस प्लस। अब मैं ये चाहता हूँ जैसे मेरा ये जो लूप है, हमेशा मैं आपको एक बार लूप की एक जनरल पर्पस वर्किंग समझा देता हूँ। मेरा लूप यहाँ से शुरू होता है काउंट से, इस वाली लाइन से मेरा लूप इनिशियलाइज होता है। ठीक है, यहाँ से फिर ये यहाँ जाता है, मेरा कोड एग्जीक्यूट होता है जो भी लिखा होता है, फिर कोड से वो यहाँ पे जाता है इंक्रीमेंटर डिक्रीमेंटर के पास, फिर वो इंक्रीमेंटर डिक्रीमेंटर के बाद मेरी कंडीशन को चेक करता है, और फिर अगर मेरी कंडीशन ट्रू है तो लूप चलेगा, नहीं तो कंडीशन अगर फॉल्स हुई तो मेरा लूप ब्रेक हो जाएगा। तो फिर काउंट से वो फिर से मेरा लूप के अंदर आ जाता है। तो ये तो हो जाता है मेरा 0th स्टेप। ठीक है, इनिशियलाइज होना। फिर मैं जाता हूँ फर्स्ट स्टेप में, फर्स्ट से फिर मैं जाता हूँ यहाँ सेकंड स्टेप में इंक्रीमेंटर डिक्रीमेंटर में, फिर ये होता है मेरा थर्ड स्टेप कंडीशन चेक करना, और फोर्थ स्टेप होता है दोबारा से लूप को चला देना, और उसके बाद मेरा 4 2 3 यही वाला लूप जो है वो चलता रहता है। और 0th और फर्स्ट स्टेप फिर यहाँ पे हट जाते हैं एक बार लूप मेरे चलने के बाद। ठीक है, तो फिर मेरा जो प्रोग्राम है वो इसी वाले लूप में फंस जाता है, फोर्थ स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। ठीक है, और थर्ड से वापस फोर्थ स्टेप। तो इस तरीके से मेरा लूप बार बार रन करता रहता है। तो अब हम बात करते हैं अपने इंक्रीमेंटर डिक्रीमेंटर की। आई एम सॉरी, मैं भूल गया था, वो भी डिलीट हो जाता है साथ में, थोड़ी सी जगह बना लेते हैं। अब हम बात करते हैं इंक्रीमेंटर डिक्रीमेंटर की। ये काम करता है मेरी काउंटिंग को बढ़ाने या घटाने के लिए, या फिर ये डिसाइड करता है कि मेरा जो लूप है वो 0 से लेके सीधा चलेगा काउंटिंग 0 1 2 3 4, या फिर उल्टा चलेगा 5 4 3 2 1। ये डिसाइड करता है यहाँ। बेसिकली ये मेरी वैल्यूज को प्लस करता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे प्लस प्लस लिखा हुआ है, तो प्लस प्लस का मतलब आपको पता है, काउंट प्लस प्लस का मतलब होता है काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि मैं प्लस प्लस लिखूं,
यहाँ पे मैं ये भी लिख सकता हूँ काउंट प्लस इक्वल टू 2, ठीक है, ये भी एक वैलिड स्टेटमेंट है। तो ये मेरे स्टेप्स बताता है कि मेरा लूप कितने स्टेप्स ले रहा है आगे बढ़ने के लिए। तो जैसे ही मैं यहाँ काउंट प्लस प्लस करता हूँ तो इनिशियली मेरे काउंट की, जब मैंने लूप को चालू किया था, काउंट की वैल्यू थी 0। तो 0 पे उसने शुरू करा, मेरी ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया, ठीक है, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। फिर उसने मेरे काउंट को कर दिया प्लस प्लस, उसके बाद उसने मेरे काउंट को कर दिया प्लस प्लस। फिर जैसे ही मेरा काउंट प्लस प्लस हो गया उसने मेरी कंडीशन को चेक करा, तो काउंट प्लस प्लस होने के बाद हो गया 1। अब मैंने कंडीशन चेक करी, क्या 1 लेस देन 100 है? हाँ बिल्कुल है, सही बात है। तो अगर ये कंडीशन वैलिड है, ट्रू है, तो फिर दोबारा से ये मेरे लूप के अंदर आ गया। फिर बाहर निकलेगा, फिर काउंट की वैल्यू 2 हो जाएगी, फिर 3 हो जाएगी, फिर 4 हो जाएगी। अप टू कहाँ तक चलेगा? जब तक काउंट की वैल्यू जो है वो मेरी 99 होगी, ठीक है। मैंने लेस देन लिखा हुआ है, लेस देन इक्वल टू नहीं है। अगर लेस देन है तो 99 लेस देन 100 ट्रू होगा, और जैसे ही ये मेरा 99 वाला काउंट जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा यहाँ स्टेटमेंट, उसके बाद मेरे जब काउंट की वैल्यू हो जाएगी 100 और फिर मेरी कंडीशन चेक होगी 100 लेस देन 100, तो कंडीशन हो जाएगी मेरी फॉल्स। तो जैसे ही मेरी कंडीशन फॉल्स होगी मेरा लूप जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा और मैं लूप से बाहर आ जाऊंगा। तो इस तरीके से काम करते हैं मेरे लूप्स। ये जनरल पर्पस लूप है, ये सारे लूप्स के लिए वैलिड होती है। बस लूप्स को लिखने का तरीका अलग होता है, और कुछ लूप्स के पास कुछ चीजें होती हैं और कुछ चीजें नहीं होती है, वरना लूप की जो वर्किंग है वो यही है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। तो ये बात कर ली है हमने यहाँ पे अपने लूप्स की, ठीक है। अब वापस आ जाते हैं यहाँ पे। तो ये हो गई मेरी इनिशियलाइजर, ठीक है, और इस स्पेसिफिक वेरिएबल को मैं कहता हूँ आइटरेटर। ये है इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट, सेमीकोलन डाल दूंगा तो फिर ये स्टेटमेंट ब्रेक हो गई। ये मेरी सेकंड स्टेटमेंट है, टर्मिनेशन स्टेटमेंट या एंडिंग स्टेटमेंट, जिसे हम कंडीशन भी बोलते हैं शॉर्ट में। ये हो गई। इसके बाद ये हो गया मेरा इंक्रीमेंटर या फिर मेरी स्टेप, कि कितने स्टेप मुझे लेने हैं। अब मैं आपको कहता हूँ कि आप मुझे काउंटिंग लिख के दिखाओ 0 से लेके 10 तक। तो आप यहाँ साउट कर दो काउंट की वैल्यू, ठीक है। और मैं नेक्स्ट लाइन में नहीं चाहता हूँ, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि एक स्पेस ऐड हो जाए, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ 0 से लेके 9 तक, तो मैं यहाँ कर दूंगा लेस देन 10। तो जैसे ही वैल्यू 10 होगी मेरा लूप टर्मिनेट कर जाएगा, ठीक है। तो मुझे 0 से 9 तक वैल्यू चाहिए। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो मुझे 0 से 9 तक मेरी काउंटिंग मिल चुकी है। और अगर मैं चाहूँ कि मुझे 0 से 10 तक चाहिए तो मैं यहाँ पे इक्वल्स टू लगा के 10 लिख सकता हूँ, फिर से रन करूँगा तो ये आ गया, 10 तक की काउंटिंग आ गई, ठीक है। तो ये होता है मेरा फॉर लूप। इसके अलावा अगर मैं चाहता हूँ 1 से 10 तक काउंटिंग आए तो मैं यहाँ पे लेस देन 10 रख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे भी 0 रख सकता हूँ। लेकिन साउट क्या करूँगा मैं? साउट में करूँगा काउंट प्लस 1। तो काउंट प्लस 1 का मतलब ये है जब काउंट की वैल्यू 0 है तो 1 प्रिंट होगा, क्योंकि 0 प्लस 1 इक्वल्स 1। 1 प्रिंट हो जाएगा, प्लस प्लस होएगा, काउंट की वैल्यू 1 होगी, फिर 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, 2 प्रिंट हो जाएगा, फिर काउंट की वैल्यू 2 हो जाएगी। इसी तरीके से मेरा लूप चलता रहेगा और मेरे यहाँ पे 1 से 10 तक काउंटिंग आ जाएगी, ठीक है। ये हो गया 1 से लेके 10 तक काउंटिंग। तो ये हो गया मेरा फॉर लूप, ठीक है। अभी मैं इसको अभी के लिए कमेंट आउट कर देता हूँ। अब हम बात करते हैं हमारे वाइल लूप की। तो वाइल लूप क्या होता है? जैसे हमने फॉर लूप लिखा है यहाँ पे, तो फॉर लूप में हमने इनिशियलाइजेशन को अपने लूप में ही लिखा था, लेकिन जो वाइल लूप है वो थोड़ा सा डिफरेंट है उसका सिंटैक्स। उसमें क्या है, जो मेरा आइटरेटर होगा या फिर मेरा जो काउंट का ट्रैक रखने वाला वेरिएबल होगा उसको मुझे पहले से ही डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इंट काउंट इक्वल टू 0 रख दिया, या फिर चलो इसे 1 कर लेते हैं, 1 से 10 तक काउंटिंग लिख के। इसके बाद मैं यहाँ डाल देता हूँ वाइल। अब इसके अंदर मुझे ब्रैकेट्स लगा के सिर्फ अपनी टर्मिनेशन स्टेटमेंट देनी होती है। तो अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ काउंट लेस देन 11, क्योंकि मुझे चाहिए 10 तक की काउंटिंग, तो मैं लेस देन 11 तक जाऊँगा, ठीक है। फिर अपने कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा, एंटर मारूंगा, अंदर आ गया हूँ। अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा साउट काउंट, और मैं सिर्फ एक स्पेस डाल रहा हूँ तो प्लस स्पेस, और एलन हटा देंगे क्योंकि मुझे एक ही लाइन में काउंटिंग चाहिए। अब अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि आपका जो लूप है वो पूरा हो गया, चल रहा है, तो ऐसा नहीं है। ये इस समय एक इनफाइनाइट लूप है। तो अगर मैं इसको रन करूँ तो ये देखो 1 ही प्रिंट होता जा रहा है। इनफाइनाइट टाइम्स मेरा 1 प्रिंट होएगा जब तक मेरी जो मेमोरी है वो फुल ना हो जाए, मेरा स्टैक ओवरफ्लो ना कर जाए। तो ऐसा इसलिए हुआ
प्रीवियस लूप में आप ये देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे एक इंक्रीमेंटर भी डाला था। अब यहाँ मैंने इंक्रीमेंटर तो डाला नहीं, तो काउंट की वैल्यू हमेशा 1 ही रह जा रही है और 1 लेस देन 11 ही होता है, हमेशा ट्रू रहेगा, तो लूप कभी खत्म ही नहीं होगा। तो यहाँ फिर मैं नीचे लिखूंगा काउंट प्लस प्लस। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो आपका जो स्टेप है या फिर आपका जो इंक्रीमेंटर या डिक्रीमेंटर है उसे आप अपने लूप की बॉडी में लिखते हो, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपका व्हाइल लूप काम करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फिर से 10 तक काउंटिंग आ चुकी है। तो एक बार इसको भी हम व्हाइट बोर्ड में डाल के देख लेते हैं अच्छे से, ठीक है। तो पिछली बार मैंने लूप की बॉडी में लिखा था इनिशियलाइजेशन, लेकिन इस बार मैंने अपना इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट है जो वो बाहर लिखी है। तो ये हो गई मेरी इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट। लूप के अंदर मैंने सिर्फ लिखी है अपनी टर्मिनेशन स्टेटमेंट, टर्मिनेशन। तो व्हाइल लूप को हम ना ये भी कहते हैं कि ये एंडिंग कंट्रोल लूप है, ठीक है। एंडिंग कंट्रोल लूप क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आप सिर्फ टर्मिनेशन को कंट्रोल कर सकते हो लूप में, इनिशियलाइजेशन, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये आ गई आपकी टर्मिनेशन स्टेटमेंट और ये रहा आपका स्टेप्स या फिर आपका इंक्रीमेंटर स्लैश डिक्रीमेंटर, ठीक है। तो इस लूप को आप कुछ इस तरीके से लिखते हो, ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद एक होता है हमारा डू व्हाइल लूप। तो डू व्हाइल लूप जो है वो भी काफी हद तक व्हाइल लूप जैसा ही होता है। उसे हम कैसे लिखते हैं? सबसे पहले हम लिखते हैं डू, फिर हम अपने ब्रैकेट्स लगाते हैं कर्ली वाले, इसके अंदर हम बॉडी लिख देते हैं साउट काउंट और यहाँ लास्ट में हम लिखते हैं व्हाइल काउंट लेस देन 11 और इसी के अंदर हम लिखेंगे काउंट प्लस प्लस, ठीक है। और यहाँ पे इस लूप में लास्ट में हमें यहाँ पे एक सेमीकोलन भी लगाना होता है। तो ये सेमीकोलन अक्सर लोगों से छूट जाता है, तो भाई ये गलती कभी मत करना। तो ये होता है मेरा डू व्हाइल लूप। एक बार इसे भी रन करते हैं। आउटपुट फिर से सेम आ गया है, 1 से 10 तक की काउंटिंग। और यहाँ पे एक लाइन में इसलिए नहीं आई क्योंकि मुझे कुछ इस तरीके से करना चाहिए था। ये अब एक लाइन में आ जाएगी, हाँ। तो ये देखो 1 से 10 आ गई। अब इस लूप में क्या होता है? इस लूप का मेन पर्पस क्या होता है? ये लूप एक बार कम से कम आपका चलता ही चलता है। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो जो एंडिंग कंडीशन है वो आपकी लास्ट में लिखी हुई है और जावा एक प्रोसीजरल लैंग्वेज है, यानी ये सबसे पहले इस लाइन को देखेगा, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, सीक्वेंस में चलेगा। कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पे कोई कंडीशन तो है ही नहीं, इसे सिर्फ एक डू कीवर्ड दिख रहा है, तो इसे बस इतना पता है यहाँ पे मेरा डू लूप जो है वो इनिशियलाइज हो रहा है, डू व्हाइल लूप। फिर ये अंदर आएगा बॉडी में, जो भी लिखा हुआ है उसे एग्जीक्यूट करेगा, जैसे मैंने यहाँ पे कर लिया system.out.println काउंट की वैल्यू को, काउंट को मैंने प्लस प्लस कर दिया। फिर यहाँ लास्ट में आके ये मेरी एंडिंग को चेक करेगा कि मेरी जो एंडिंग कंडीशन है वो क्या है। अब चूंकि ये चीज इसने लूप चलाने के बाद चेक करी, तो ये क्या कर रहा है, एक बार तो मेरे लूप को रन कर ही दे रहा है, क्योंकि इस लाइन तक इसे आने के लिए इस लूप को एक बार तो एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो वही होता है। अगर मैं यहाँ पे काउंट लेस देन 1 भी डाल दूंगा ना, अब आप ये देख सकते हो ये कंडीशन जो है वो मेरी ऑलवेज फॉल्स है। देखो मैं कर्सर हवर कर रहा हूँ तो यहाँ लिखा भी आ रहा है कंडीशन काउंट लेस देन 1 इज ऑलवेज फॉल्स। तो सही मायने में अगर मैं व्हाइल लूप में ऐसा लिखता तो मेरा व्हाइल लूप नहीं चलता, ठीक है, क्योंकि उसमें ये जो कंडीशन है ये पहले ही चेक हो जाती है। लेकिन डू व्हाइल लूप में लास्ट में होती है। तो अगर मैं इसे रन करता हूँ तो देखो यहाँ पे 1 प्रिंट हो गया, जो कि मैंने कहा था एक बार तो चलेगा ही चलेगा चाहे कंडीशन फॉल्स भी हो। तो यहाँ पे इसने देखो 1 प्रिंट कर दिया। तो ये होता है आपका डू व्हाइल लूप, ठीक है। तो ये मैंने आपको तीनों के तीनों लूप्स आपके बता दिए हैं, आपको उनकी वर्किंग बता दी है और एक जनरल पर्पस मेथड आपको बता दिया कि लूप्स कैसे काम करते हैं। और बेसिकली यही होता है आपका तीनों के तीनों लूप्स। अब हम बात करते हैं लूप्स के साथ क्वेश्चंस की, ठीक है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, आपने 10 तक काउंटिंग लिख ली, अब आप मुझे कंडीशनल्स के साथ, ठीक है, कोई स्पेशल स्मार्टगिरी नहीं करनी है, कंडीशनल्स के साथ मुझे ऑड और इवन नंबर लिख के दिखाओ, एक बार ऑड और एक बार इवन। और अपना प्रोग्राम आपको लिखना है फॉर लूप से, ठीक है। लिख लिया? चलो अब हम लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे अपना लिखता हूँ फॉर इंट i इक्वल्स 0। और लूप अक्सर ध्यान रखना, कोशिश करो अपनी कंडीशन आप ऐसे बनाओ जिसमें आप लूप को 0 से शुरू करो, ठीक है। और अब मैं i को ही आइटरेट करूंगा, अब मैं बार बार काउंट नहीं लिखूंगा पूरा, ठीक है। और अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ऑड नंबर्स की, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ऑड नंबर्स की, ठीक है। और मुझे चाहिए लेस देन 10 तक, ठीक है, 10 के नीचे नीचे, ठीक है, यानी 9 तक के मुझे वो चाहिए नंबर्स आपके ऑड नंबर्स। तो लेस देन 10 i प्लस प्लस, ठीक है।
अब मुझे कंडीशनल स्टेटमेंट्स के थ्रू, जो पिछले लेक्चर में पढ़ी थी, अगर आपको पता है और आप ऑपरेटर्स को यूज़ करके अंदाज़ा लगा पा रहे हो कि क्या आएगा तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है तो मैं आपको 3 तरीके बताऊंगा अभी के अभी कि आप कैसे यहाँ पे कर सकते हो इस क्वेश्चन को। तो आप यहाँ पे सीधा सॉल्व कर सकते हो अपना एक इक्वेशन बना के। अगर आपको ऑड नंबर्स की इक्वेशन पता है तो होती है 2n-1 या फिर 2n+1। अब हम i को 0 से शुरू कर रहे हैं तो यहाँ पे कंडीशन आएगी 2n+1 वाली, तो यहाँ पे आएगी 2 स्टार i और इसमें से हम प्लस कर देंगे 1 को, माइनस नहीं करेंगे, प्लस करेंगे। और मैं एक ब्रैकेट और लगाना चाहूँगा यहाँ पे, ठीक है। तो 2i+1। अब ये क्या करेगा, जब i की वैल्यू होगी 0 तो 2 इंटू आई 0 + 1 1, ठीक है। i प्लस प्लस हो जाएगा, i की वैल्यू हो जाएगी 1। क्या 10 से छोटा है? हाँ है। फिर से लूप में आओ, 2 इंटू 1 2 + 1 3। ऐसे ही करके ये मुझे एक्चुअल में पता क्या करेगा, ये मुझे 10 के नीचे तक के तो देगा नहीं, सीधी बात मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। ये मेरे क्या करेगा, ये मुझे ऑड नंबर ला के दे देगा जब तक मैं i को आइटरेट करूंगा 9 तक। तो यहाँ पे 2 9s होता है 18 और 18 + 1 19, तो ये मुझे अप टू 19 सारे मेरे ऑड नंबर्स ला के दे देगा, ठीक है। ये लेस देन 10 नहीं ला के देगा क्योंकि यहाँ पे मैं वो वाली मैथ नहीं लगा रहा हूँ। तो अगर इसे हम रन करते हैं तो भाई ये देखो इसने मुझे 19 तक के ऑड नंबर्स ला के दे दिए, ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया आपके ऑड नंबर्स को प्रिंट करने का। यहाँ पे आप इस इक्वेशन के हिसाब से, क्योंकि इक्वेशन वाला था, यहाँ पे आप 5 डाल दो तो 2 4 8, 8 + 1 9, तो ये आपको अंडर 10 के ला के दे देगा। तो लेस देन 5, तो ये आगे मेरे अंडर 10 के सारे ऑड नंबर्स, ठीक है। ये हुआ एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है, मैं यहाँ पे 10 कर देता हूँ। अब हम यहाँ पे लगाएंगे कंडीशनल स्टेटमेंट अपने ऑपरेटर के साथ। इफ मेरा जो i है मॉड्यूलस 2 नॉट इक्वल्स 0, यानी अगर आप एक इवन नंबर को जानते हो तो आपको पता है इवन नंबर 2 से डिविजिबल होता है, ऑड नंबर नहीं होता। तो ऑड नंबर क्या करेगा, जब भी मैं उसे 2 से डिवाइड करूंगा तो मुझे कुछ ना कुछ रिमाइंडर जरूर देगा। 1 हमेशा लास्ट में मुझे रिमाइंडर देगा। तो यहीं से मैं चेक कर लूंगा, अगर i को 2 से डिवाइड करने के बाद कुछ रिमाइंडर आता है, जैसे मैं 3 को 2 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर आएगा 1, तो इससे मुझे ये पता चल जाएगा कि मेरा जो नंबर है वो एक ऑड नंबर है। तो इस कंडीशन में मैं सॉल्व कर दूंगा i को, ठीक है। और यहाँ पे आपको कभी भी एल्स ब्लॉक जो है अपना लूप के अंदर नहीं लिखना है। रीजन क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी। फिलहाल हम इस लूप को रन करके देखेंगे, रन लूप। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 3 5 7 9 आ गया। अब मैं एल्स ब्लॉक क्यों कह रहा हूं आप इसमें मत लिखो, एल्स साउट आई। अभी देखना बड़ा अजीब सा आउटपुट मिलेगा आपको, और इसमें भी मैं ये हटा लेता हूं प्लस, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑड नंबर्स तो आए नहीं, 9 तक सारे नंबर्स आ गए। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो मेरा एल्स ब्लॉक होता है वो क्यों होता है, एल्स ब्लॉक इसलिए होता है कि अगर मेरी कंडीशन मेट नहीं हुई तो मेरा एल्स को एग्जीक्यूट कर दो। तो ये कंडीशन जो है वो इवन नंबर्स के टाइम पे फॉल्स हो रही है, तो इवन नंबर के टाइम पे जैसे ये कंडीशन फॉल्स होगी तो मेरा एल्स वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्योंकि एल्स का काम यही होता है कि भाई इफ कंडीशन मैच नहीं हुई तो एल्स को एग्जीक्यूट कर दो। इसलिए जो हम अपना एल्स है वो कभी भी लूप्स के अंदर यूज नहीं करते हैं जनरली, कभी भी, ठीक है। तो ये हो गए आपके ऑड नंबर। सेम आप बना सकते हो इवन नंबर्स के लिए, आप यहाँ इक्वल्स टू लगा दो तो ये आपको इवन नंबर दे देगा सारे, ठीक है। और इसने 0 को भी प्रिंट कर दिया, तो ये 0 को आप हटा सकते हो, यहाँ पे 1 से शुरू कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक और तरीका। तीसरा तरीका क्या होगा, यहाँ पे मैं लिख दूँ साउट आई और मुझे ऑड नंबर्स चाहिए, तो पहला ऑड नंबर होता है 1, ठीक है। 1 प्रिंट हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ कर दूंगा +=2। तो अब मैं क्या जानता हूँ, मैं जानता हूँ हर ऑड और इवन नंबर के बीच में जो कॉमन डिफरेंस होता है वो होता है 2। 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7। तो मैं यहाँ पे +=2 कर दूंगा, उससे भी जो मेरा आउटपुट है वो सेम आएगा। यहाँ पे मैं ln हटा लेता हूँ और यहाँ पे प्लस कर देता हूँ एक स्पेस को। रन करते हैं 1 3 5 7 9, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप इस तरीके से अपने लूप्स को थोड़ा स्मार्टली लिख सकते हो। शुरू में मैंने कहा था स्मार्टली नहीं लिखना है, पर वो कॉन्सेप्ट के लिए था भाई। तो ये होता है आपका लूप का नंबर एक ऑड या इवन लिखने के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट एक बहुत अच्छा लूप होता है वो होता है प्राइम नंबर का।
और उसी में मैं आपको ब्रेक स्टेटमेंट भी बताता हूँ, या चलो ब्रेक मैं अभी आपको बता देता हूँ, ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट्स। i लेस देन 10 है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे वो वाला लूप लगाता हूँ जिसमें मुझे 19 तक के ऑड नंबर्स मिल गए थे, 2 स्टार n, यहाँ इस केस में i प्लस 1, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, मुझे 19 तक के वो मिल रहे हैं जो मेरे ऑड नंबर्स हैं, पर अगर मुझे अंडर 10 चाहिए तो मैं ये जानता हूँ कि इस स्टेटमेंट के हिसाब से जैसे ही i इक्वल्स टू 4 होगा, गलती से बोल दिया भाई 5, जैसे ही i इक्वल्स टू 4 होगा तो 2 4 8 प्लस 1 9, ठीक है। तो लेस देन 10 यानी 9 तक का मेरे ऑड नंबर आ चुके होंगे जैसे ही मेरी जो i की वैल्यू है वो 4 हो चुकी होगी, ठीक है ना। i इक्वल्स टू 4 पे मुझे 9 मिल जाएगा और मेरे लेस देन 10 सारे ऑड नंबर्स प्रिंट हो चुके होंगे। तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा इफ i इक्वल्स 4 ब्रेक, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जैसे ही मेरी i की वैल्यू 4 रीच कर जाएगी, ठीक है, 4 वाला ये प्रिंट हो जाएगा, i प्लस प्लस होके 4 हुआ, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, यहाँ नीचे आएगा i इक्वल्स 4 देखेगा और ये मेरे लूप को यहीं के यहीं टर्मिनेट कर देगा। तो अगर मैं इसको रन करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो 9 तक ही मुझे अपने ऑड नंबर्स मिले हैं क्योंकि इसने मेरे लूप में यहाँ पे ब्रेक लगा दी, ठीक है। तो इससे क्या होता है, मेरे लूप की आइट्रेशंस बचती है, तो मेरा कोड जो है वो थोड़ा फास्ट हो जाता है। सही मायने में तो ये लूप चलना चाहिए था 19 तक के ऑड नंबर्स के लिए, पर ब्रेक स्टेटमेंट की वजह से ये चला सिर्फ मेरे 9 तक के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट की। कंटिन्यू स्टेटमेंट हम यूज करते हैं पर्टिकुलर आइट्रेशंस को स्किप करने के लिए। जैसे मुझे पता है i इक्वल्स टू 4 पे मुझे मेरा लास्ट ऑड नंबर मिल जाएगा जो मेरा डिजायर्ड है 9, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, जैसे ही मेरा i जो है वो ग्रेटर देन 4 है, मैं यहाँ लिख दूंगा कंटिन्यू, ठीक है। रन करते हैं, ये इसने 19 तक दे दिया क्योंकि एंडिंग कंडीशन जो है वो मेरी कंटिन्यू डालनी मुझे ज़रूरी नहीं है, तो इसको मैं ग्रेटर देन ये नहीं करता हूँ। ओके, यहाँ पे मैंने थोड़ी सी गलती कर दी है, कंटिन्यू यहाँ पे अननेसेसरी होगी। अननेसेसरी क्यों होगी, क्योंकि अगर मुझे कोई आइट्रेशन स्किप करना है तो मुझे मेरे लूप को कोड एग्जीक्यूट करने से पहले बताना होगा कि आपको ये वाली आइट्रेशन स्किप करनी है। तो इसे मैं यहाँ से कंट्रोल X कर दूंगा। तो ये चीज़ का ध्यान रखना, हमेशा ब्रेक स्टेटमेंट लगती है लूप के एंड में और कंटिन्यू स्टेटमेंट लगती है हमेशा कोड के पहले, लूप के अंदर आपका जो भी कोड है उसके पहले। तो अब अगर मैं यहाँ पे i ग्रेटर देन 4 करूँगा तो अब ये कंटिन्यू स्टेटमेंट जो है वो ज़रूरी है, कंसीडर होगी। छोटी मोटी गलतियाँ हो जाती है, सॉरी फॉर दैट। तो अब ये क्या करेगा, 4 के बाद जितनी भी मेरा जो लूप है ये उनको अननेसेसरी मारेगा और उनको स्किप कर देगा, ठीक है। तो मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ। तो 9 तक ही प्रिंट हुए इस बार भी, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट पर आपकी ब्रेक स्टेटमेंट से बहुत अलग होती है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। ब्रेक स्टेटमेंट आपके लूप को टर्मिनेट कर देती है, ठीक है। अब आपका लूप 19 तक चलना चाहिए था पर आपने लगा दी बीच में ब्रेक, तो जहां पे आपने ब्रेक लगाई है 9 पे ब्रेक लगाई है उसके बाद आपका लूप कंप्लीटली टर्मिनेट हो चुका होता है। लेकिन जो कंटिन्यू स्टेटमेंट होती है उसमें आपका लूप चलता रहता है, बस वो पर्टिकुलर आउटपुट आपको नहीं मिलता। जैसे जैसे यहाँ पे 9 प्रिंट हो जाता है, 9 के बाद अगला आउटपुट होता है 11। तो ये जैसे ही यहाँ पे आता है इस वाली कंडीशन को देखता है, मेरी कंटिन्यू की जो ट्रू हो रही होती है, तो ये 11 को स्किप कर देता है, फिर अगली आइट्रेशन पे आता है 13 की। वो भी जरूरी नहीं है क्योंकि मैंने कंटिन्यू लिखा हुआ है, उसे भी स्किप कर देगा, फिर से चलेगा। तो ये तब तक चलता है जब तक मेरी जो ओरिजिनल टर्मिनेशन स्टेटमेंट है ये मेट ना हो जाए, इसकी कंडीशन जब तक फॉल्स ना हो जाए तब तक ये चलता रहता है अगर मैंने कंटिन्यू लिखा हुआ है। लेकिन ब्रेक स्टेटमेंट में क्या होता है, वो इस वाली कंडीशन को कोई प्रेफरेंस नहीं देता। अगर लूप में पर्टिकुलर जगह लिखा हुआ है ब्रेक तो उसका मतलब होता है ब्रेक, लूप को तोड़ो, बाहर आ जाओ। लेकिन कंटिन्यू में ऐसा नहीं होता, कंटिन्यू में लूप फिर तब तक चलता है जब तक आपने अपनी टर्मिनेशन स्टेटमेंट जो जहां तक की भी डाली हुई है वहां तक चलता है, ठीक है। तो ये हो गए आपके आउटपुट आपके ऑड और इवन नंबर्स के। इसी चीज को हम वाइल लूप से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इंट काउंट इक्वल्स 1 वाइल काउंट लेस देन 10 साउट काउंट, और इसमें प्रिंट एलन की जगह मुझे चाहिए प्रिंट प्लस एक स्पेस और काउंट को मैं कर दूंगा प्लस इक्वल टू 2। अब वो वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो इफ वाला जो मैंने बताया था आपको, सिर्फ एक लॉजिक के लिए बताया था। बाकी लिखने का एक तरीका ये भी होता है और ये वाला मुझे ज़्यादा सही लगता है तो इसी को लिखो। तो ये रहा। बाकी आप जितने भी क्वेश्चंस बना सकते हो लूप के आप सर्च कर लेना नेट पे,
डू लूप, वाइल लूप, फॉर लूप के लिए क्वेश्चंस आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, मैट्रिक्स वाले छोड़ के। जो सीरीज वाले हैं उनको सबको प्रिंट करके देखो और अपना लॉजिक बना के देखो, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद एक प्रोग्राम मैं आपको और करा देता हूँ, वो मैं आपको कराऊंगा प्राइम नंबर का। तो प्राइम नंबर आई होप सबको पता है क्या होते हैं, नहीं पता है तो भाई जान लो। जिस नंबर का ओनली फैक्टर जो होता है वो या तो खुद होता है या फिर 1 होता है, उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। या फिर दूसरे शब्दों में, जैसे हमारे पास 7 एक प्राइम नंबर है, तो ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है कि 2 से लेके अप टू 6 इस नंबर का कोई भी फैक्टर नहीं है। यानी अगर मैं लिख देता हूँ ऐसे 11 एक प्राइम नंबर है, तो 2 से लेके 10 तक मुझे 11 का कोई भी दूसरा फैक्टर नहीं मिलेगा। तो इसके लूप को हम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे हम एक काउंट का इस्तेमाल करेंगे। काउंट इक्वल टू 0 रखेंगे इनिशियली, अपना फॉर लूप लगाएंगे और यहाँ पे हम स्कैनर का यहाँ पे अब यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं यूजर से एक इनपुट लूँगा int n इक्वल्स टू इन डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है। इसके अलावा मैं पहले यूज़र को एक मैसेज भी डाल दूँगा साउट एंटर अ नंबर, फिर मैं अपना लूप चलाऊँगा int i इक्वल्स टू 2 से, ठीक है। i मेरा लेस देन जाएगा मेरे नंबर तक यानी कि n तक, और i होता रहेगा मेरा प्लस प्लस। इसके अंदर बस मुझे ये चेक करना है कि नंबर कंप्लीटली डिविजिबल तो नहीं है। तो यहाँ पे मैं इफ़ कंडीशन डाल दूंगा, इफ़ जो मेरा n है अगर वो i से डिवाइड होने के बाद मुझे कोई भी रिमाइंडर नहीं दे रहा है, यानी अगर वो एब्सोल्युटली डिविजिबल है, तो मुझे यहाँ पे काउंट को कर देना है प्लस प्लस और लूप को कर देना है ब्रेक, ठीक है। उसके आगे चेक करने की मुझे ज़रूरत ही नहीं है। उसके बाद यहाँ नीचे आ जाएंगे, इफ़ मेरा जो काउंट है वो इक्वल है 0 के, उस कंडीशन में मैं साउट कर दूंगा नंबर इज प्राइम, क्योंकि मुझे कोई भी अनदर फैक्टर मिला ही नहीं। एल्स मैं साउट कर दूंगा नंबर इज नॉट प्राइम, ठीक है। तो ये हो गया मेरा प्राइम नंबर का कोड। इसको मैं रन करता हूँ। 5 डाल लूँगा, प्राइम है। 4 डाल लूँगा, प्राइम नहीं है, नॉट प्राइम। कोई और प्राइम नंबर डालता हूँ, 23 डाल के देखते हैं, 23 प्राइम है, ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया। अब हम अपने इसी प्रोग्राम को थोड़ा सा सुधारते हैं, ठीक है। तो मैं अपना काउंट प्लस प्लस नहीं करता हूँ, ठीक है। काउंट को तो मैं हटा ही देता हूँ, या काउंट को नहीं हटाता हूँ। चलो पहले छोटी ऑप्टिमाइजेशन से शुरू करते हैं। छोटी ऑप्टिमाइजेशन क्या होगी, आपको पता है सबसे बड़ा फैक्टर जो होता है वो डिवाइड बाई 2 होता है किसी भी नंबर का। जैसे अगर मुझे 10 का सबसे बड़ा फैक्टर चाहिए, तो 10 डिवाइड बाई 2 विच इज़ इक्वल्स टू 5। तो 5 से कोई भी बड़ा फैक्टर नहीं होता 10 का। 5 के बाद आप देख लो जितने भी नंबर हैं अप टू 9, कोई भी नंबर 10 को कम्प्लीटली डिवाइड नहीं कर सकता। 100 है, 100 का जो बिगेस्ट फैक्टर होगा वो होगा डिवाइड बाई 2 यानी कि 50, ठीक है। तो 50 के बाद ऐसा कोई भी नंबर नहीं होगा जो 100 को कम्प्लीटली डिवाइड कर दे बिना डेसिमल वैल्यू दिए, ठीक है। तो एक ऑप्टिमाइजेशन तो यहीं पे हो गई। लेस देन n डिवाइड बाई 2 कर देता हूँ मैं इसको, n/2, ठीक है। तो n डिवाइड बाई 2 हो गया ये। अब इससे क्या होगा, मेरा लूप पहले ही जो, लेट्स सपोज अगर किसी ने 23 डाल दिया तो पहले चल रहा था 2 से लेके 22 तक, लेकिन जैसे ही मैंने n डिवाइड बाई 2 कर दिया अब वो चलेगा 2 से लेके 11 तक। तो CPU साइकिल्स बच गई मेरी बहुत सारी लूप की, तो मेरी टाइम बच गया बहुत सारा। इसको भी अगर मैं रन करूँगा तो ये मुझे सेम आउटपुट देगा। मैं 23 डाल देता हूँ, नंबर इज प्राइम, ठीक है। ये मेरी एक ऑप्टिमाइजेशन हो गई, ठीक है। अब मैं जाता हूँ एक और ऑप्टिमाइजेशन करता हूँ, इसको थोड़ा सा ना और अच्छा बनाता हूँ। और अच्छा मैं इसको कैसे बना सकता हूँ और CPU साइकिल कैसे बचा सकता हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, स्क्वायर रूट का यूज़ कर लेता हूँ। अब स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 × 2 होता है मेरा 4, तो 4 का स्क्वायर रूट होएगा 2, ठीक है। इसी तरह अगर मैं कोई नंबर निकाल लूँ, लेस से 441, इसका स्क्वायर रूट होता है 21। अब स्क्वायर रूट से मेरा मतलब क्या है, एक ना चीज़ होती है, किसी भी नंबर के फैक्टर्स एक पॉइंट तक इंक्रीज करते हैं, उसके बाद वो डिक्रीज करने शुरू कर जाते हैं। कहना क्या चाहता हूँ मैं, आप अगर लिखते हो 2 × 7 14 आता है, फिर आप लिख देते हो 7 × 2 तो भी आंसर सेम आता है 14, ठीक है। तो ये जो होता है ये आप देख सकते हो एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, चाहे 2 को 7 से मल्टीप्लाई कर लो, चाहे 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो,
एंड रिजल्टेंट सेम आएगा, ठीक है। तो अगर मैं किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल लेता हूँ तो इसका मतलब ये है 21 इंटू 21 इक्वल्स टू 441। तो अब क्या होगा, अगर मैं इधर का नंबर बढ़ाता चला जाऊं तो सिंपल सी बात है, मुझे ये वाला नंबर डिक्रीज करना पड़ेगा, या फिर अगर मैं इस वाले नंबर को डिक्रीज करूं तो ये वाला नंबर मुझे इंक्रीज करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है, अगर मैं एक ऐसा नंबर निकाल लूं जो खुद से ही मल्टीप्लाई होने के बाद मेरे n को देता है, तो मुझे बस उसके पहले वाले नंबरों से उसको मल्टीप्लाई करके देख लेना है। अगर उस बीच में मुझे कोई फैक्टर मिल जाता है तो मेरा नंबर प्राइम नहीं होगा, अदरवाइज मेरा नंबर प्राइम होगा। तो यहाँ पे अगर मैं आ जाऊँ, n डिवाइड बाई 2 है, लेकिन अब मैं इसको कर लेता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ n, और इसके लिए मुझे अपनी मैथ इंपोर्ट करनी पड़ेगी। तो इंपोर्ट java.lang.math.sqrt, ठीक है, sqrtn। अब इससे क्या फ़ायदा होगा, जैसे सपोज मैं चेक करना चाहता हूँ कि जो मेरा 25 है वो प्राइम है या नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, सिर्फ 2 से लेके 5 तक इसके सारे फैक्टर्स निकाल लूँगा। अगर इसके बीच में भी मुझे कोई फैक्टर मिल जाए तो भाई ये नंबर प्राइम नहीं है, ठीक है। यही तो होता है ना कि 2 के बाद उसका कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए, 1 के बाद कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो आप देखो, अगर मैं n डिवाइड बाई 2 करता, तो एक सेकंड में जरा यहाँ पे इसे डिलीट कर लूँ। तो अगर मैं n डिवाइड बाई 2 करता तो 25 के लिए मेरा लूप चलता 2 से लेके 12 तक, लेकिन मैं कर लेता हूँ sqrt ऑफ n प्लस 1। अब मेरा जो लूप चलेगा वो चलेगा 6 तक, तो 2 से लेके मेरा लूप चलेगा 6 तक। अब मुझे बस यहाँ तक इसका कोई भी फैक्टर निकालना है, CPU साइकिल्स मेरी और कम हो गई, ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। तो स्क्वायर रूट ऑफ n प्लस 1। अब बस मुझे यहाँ तक चेक करना है। फिर से अगर मैं अपना कोड रन करता हूँ, एंटर अ नंबर, 23 प्राइम है, 24 प्राइम नहीं है, ठीक है, ये एक चीज़ हो गई, नाइस। अब हम यहाँ पे काउंट को हटा देते हैं। अभी तक जो मैंने इम्प्रूव करा वो मैंने अपनी इम्प्रूव करी टाइम की कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, काउंट हटा देता हूँ, एक बूलियन डाल देता हूँ फ्लैग, ठीक है, और इसकी इनिशियल वैल्यू में रखता हूँ फॉल्स। अब क्या होगा, अगर मुझे कोई फैक्टर मिलता है तो अपने फ्लैग को मैं ट्रू कर दूंगा, ठीक है। अगर मुझे कोई भी मिलता है अपना फैक्टर, कोई भी फैक्टर मिलता है तो मैं अपने फ्लैग को ट्रू बना दूंगा। तो अब अगर मेरा फ्लैग जो है वो फॉल्स है, अपनी ओरिजिनल स्टेट पर है, तो नंबर मेरा प्राइम है, एल्स मेरा जो नंबर है वो एक नॉन प्राइम नंबर है। तो ये मुझे ये भी कह रहा है फ्लैग इक्वल्स टू फॉल्स कैन बी सिंप्लीफाइड नॉट ऑफ फ्लैग, तो कर सकते हैं, जरूरी नहीं है, पर मैं ऐसे ही लिखना पसंद करता हूँ। एंटर अ नंबर, 23 डालता हूँ, आई नंबर इज प्राइम, 15 डालता हूँ, नंबर इज नॉट प्राइम। और एक बेस केस मुझे और लगा देना है, उसमें क्या लगा देना है कि इफ जो मेरा n है वो इक्वल्स 1 है, क्योंकि हम 1 जानते हैं वो ना तो प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है, तो नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, और एल्स ब्लॉक में मैं अपने लूप को डाल दूंगा। ठीक है, इसे हटा लेते हैं, और ये लो जी, ये हो गया आपका एक प्राइम नंबर का पूरा प्रोग्राम। तो इस तरीके से अब हमने जब हम अपने लूप्स में एंटर हो चुके हैं, तो अब हम अच्छे क्वेश्चंस करना शुरू कर देंगे। इसके अलावा आप अपना जरूर से एक बार ऑनलाइन जाओ, लूप्स पे क्वेश्चन देखो, बेसिक्स सीरीज वाले बोले तो APGP, जैसे एक AP है तो वो ऐसी होगी 2 3 4 5, या फिर ऐसी होगी 2 4 6 8, ठीक है, और सेम GP होती है। अगर आप मैथ वाले हो तो आप समझ रहे हो APGP क्या होती है, आप उनको प्रिंट करके देख सकते हो हर एक तरीके की APGP को मैथ का फॉर्मूला बना के। और अगर आप मैथ वाले नहीं हो तो भाई लूप्स पे कुछ क्वेश्चंस कर लो, जैसे इवन ऑड मैंने करा दिया, प्राइम मैंने आपको करा दिया। आप लूप से टेबल लिखवाओ, 2 का टेबल प्रिंट करवाओ, 3 का टेबल प्रिंट करवाओ, 4 का टेबल प्रिंट करवाओ, अलग अलग लूप से करवाओ, फॉर लूप से भी कराओ, वाइल लूप से भी कराओ, डू वाइल लूप से भी कराओ, ठीक है। तो बस फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, और अभी लूप्स लंबे चलेंगे
अभी तो शुरू हुए हैं। अगली वीडियो में मैं थोड़ी सी बेसिक क्वेश्चंस के साथ फिर मैं आपको करा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में ही पैटर्न प्रिंटिंग काफ़ी। और पैटर्न प्रिंटिंग के बाद शायद मैं 2 वीडियो ही ना ले आऊँ पैटर्न प्रिंटिंग पे, तो पैटर्न प्रिंटिंग करेंगे। उसके बाद हम शुरू करेंगे आपकी जो आपके फंक्शंस हैं, और फंक्शन से भी पहले मैं चाहता था आपको सेकेंडरी डेटा टाइप्स करा दूँ, बट चलो कोई बात नहीं, नॉन प्रिमिटिव जो होते हैं, बट फिर भी हम फंक्शंस शुरू कर देंगे। फंक्शंस, और फंक्शन उतना लंबा नहीं चलेगा, रिकर्जन आपका ज़्यादा लंबा चलेगा, क्योंकि रिकर्जन जो है वो एक बहुत अच्छा टॉपिक होता है। तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।